नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IAS मास्टरमाइंड्स। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, लेकिन मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि आप अपने लिए कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। क्योंकि जब लोग आते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं होती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम ला रहे हैं पिरामिड स्ट्रैटेजी। Why 90% UPSC aspirants fail before even studying? इस लाइन को दोबारा पढ़िए। 90% एस्पिरेंट्स पढ़ाई शुरू करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि असफलता एग्जाम हॉल में होती है? नहीं, यह आपके कमरे में होती है, आपके दिमाग में होती है। तैयारी के पहले 3 महीने में ही होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है और ऐसी रणनीति कैसे बनाएं जिससे असफलता लगभग असंभव हो जाए। यह है यूपीएससी सक्सेस पिरामिड। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि माइंडसेट किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, असली टॉपर कहाँ से आते हैं, और वह एक गलती जो 10 में से 9 अभ्यर्थियों को मार देती है। हर साल लगभग 10 लाख एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए रजिस्टर करते हैं। 10 लाख सपने, 10 लाख कहानियाँ, 10 लाख परिवारों की उम्मीदें। लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, इनमें से 90% अपनी गंभीर तैयारी शुरू करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। मेंस में नहीं, इंटरव्यू में नहीं, बल्कि पहले कुछ महीनों में। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा इंटेलिजेंस की कमी के कारण नहीं होता है, ऐसा होता है गलत शुरुआत के कारण। ज़्यादातर लोग किताबों से शुरू करते हैं और जो टॉपर होते हैं वो खुद से शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी पूरे जोश के साथ शुरुआत की है? सारी किताबें खरीदी, एकदम सही टाइम टेबल बनाया, फिर 2 महीने में हार मान ली? यह बुद्धि की कमी नहीं है, यह गलत शुरुआत है। देखिए, यूपीएससी जो है ना, कॉलेज एग्ज़ाम की तरह नहीं है जहाँ आप 1 महीने पहले किताबें खोलकर पास हो सकते हैं। यूपीएससी 1-2 साल की यात्रा है, और किसी भी लंबी यात्रा की तरह अगर आपका वाहन यानी आपका दिमाग ठीक नहीं है तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ज़्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं पूछते हैं क्या पढ़ें, और जो टॉपर होते हैं वो पूछते हैं कौन पढ़ रहा है। यह है यूपीएससी सक्सेस पिरामिड, एक ऐसी रणनीति जो मैंने नहीं बनाई है बल्कि हजारों टॉपर्स को देखकर सीखी है। इसकी जो मूल भावना है बहुत ही सिंपल है। आप अंदर से जो है ना निर्माण करो और स्वाभाविक रूप से ऊपर उठो। आप यूपीएससी में सफलता को बलपूर्वक नहीं पा सकते, आप इस परीक्षा को धोखा भी नहीं दे सकते। आप केवल खुद को लेयर बाय लेयर बना सकते हो, और जब नींव मजबूत होगी तो सफलता स्वाभाविक रूप से आएगी। मैं आपको पिरामिड दिखाता हूँ। यह रहा यूपीएससी सक्सेस पिरामिड। 4 लेयर है, 1 2 3 4 लेयर है, एक रास्ता है, यानी केवल आप ऐसे जा सकते हो और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कहीं से शॉर्टकट नहीं ले सकते इसका। सबसे नीचे है माइंडसेट, जिसे मैं इनर कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूँ। यह आपकी नींव है, इसके बिना कुछ भी नहीं टिकता। जब तक आप नींव नहीं बनाओगे कोई मकान कैसे बन सकता है? तो ये माइंडसेट की तरह है। इसके ऊपर आता है बेस। ये जो है एनसीईआरटी और कोर कंसेप्ट से मिलकर बनता है। और ये जो है ना यूपीएससी की लैंग्वेज है, यानी जिस तरीके से यूपीएससी आपसे जिस लैंग्वेज की डिमांड करता है वो इससे फुलफिल होती है। फिर आती है डेप्थ। जो एडवांस बुक्स पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस को कंप्लीट करती है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना हमारे पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाती, तो हमें कुछ एडवांस बुक्स भी पढ़नी पड़ती है। तो जब हम एडवांस बुक्स पढ़ते हैं ना तो हमारा जो थॉट होता है उसमें डेप्थ आती है, जिससे हम जो है हमारे अंदर जो एनालिटिकल क्षमता होती है, विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप होती है। इस लेयर में जो है एडवांस बुक्स और करंट अफेयर की बात करेंगे हम लोग।
आपको यहाँ पे ये पढ़ना है। जब आप पहले माइंडसेट डेवलप करिए, फिर बेसिक, फिर डेप्थ, फिर जो है ना आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए। इसमें आंसर राइटिंग और इंटरव्यू की बात होगी। अब इस पिरामिड को आप ध्यान दीजिए, माइंडसेट सबसे नीचे है और किताबें बीच में है, और जो आंसर राइटिंग है वो सबसे ऊपर है। यानी कि आपको पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान में देना होगा कि पहले आपको माइंडसेट डेवलप करना है, जो यूपीएससी डिमांड करती है जिस तरीके का माइंडसेट, वो तब आप जो है किताबें पढ़ पाओगे ठीक से, और इसके बाद आप आंसर राइटिंग और इंटरव्यू अच्छे से कर पाओगे, दोनों चीज़ें। यह इस प्रस्तुति की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। यूपीएससी जो है नॉलेज एग्जाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो एनसीईआरटी रट लेता वो आईएएस बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी एक पर्सनैलिटी एग्जाम है जो नॉलेज के बेस में है, यानी कि आपने जो नॉलेज ग्रहण की है उससे क्या पर्सनैलिटी बन रही है, इसका एग्जाम है यूपीएससी, नॉलेज का नहीं है। उन्हें इससे यूपीएससी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप संविधान के कितने अनुच्छेद याद कर लिए, उन्हें इससे फर्क पड़ता है कि उसे सीखने के माध्यम में आप किस तरह के इंसान बन गए हैं। वह आपके अंदर चेक करता है कि क्या, वो चेक करता है कि आपके अंदर धैर्य है, क्या आपके अंदर क्लैरिटी है, क्या आप इमोशनली स्टेबल हैं, क्या आप प्रेशर में खुद को संभाल सकते हैं। ये चीज़ें किताबों से नहीं आती, ये आपके इनर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। जो मैक्सिमम एस्पिरेंट होते हैं ना, वो यूपीएससी को की तैयारी को जो है एक चेकलिस्ट की तरह लेते हैं। यह किताब पढ़ ली, टिक, यह विषय खत्म कर लिया, टिक, 10 उत्तर लिख लिया, टिक। लेकिन यूपीएससी चेकलिस्ट नहीं है, यह एक आर्किटेक्चर है। इसे आप मकान बनाने की तरह समझिए। आप छत से शुरू नहीं कर सकते, आपको नींव चाहिए, फिर दीवार चाहिए, फिर छत चाहिए। ठीक उसी तरह आप आंसर राइटिंग से शुरू नहीं कर सकते, आपको माइंडसेट चाहिए, फिर बेस चाहिए, फिर जो है आपको एक्सप्रेस करना है खुद को, जो आपने पढ़ाई करी है। आपने कोई भी लेयर छोड़ी, संरचना ढह जाती है, और यहीं पे 90% जो एस्पिरेंट होते हैं फेल हो जाते हैं। इसे ध्यान से देखिए, इसमें जो हर लेयर है, यानी माइंडसेट लेयर, बेसिक लेयर, डेप्थ और एक्सप्रेशन, हर परत जो है ना निचली वाली परत पर टिकी हुई है। अगर आप ई वाली परत, माइंडसेट वाली परत नहीं होगी तो आपका ये सब ऊपर की लेयर टिक ही नहीं पाएगी, गिर जाएगी। अगर ये कमजोर है तो ऊपर की लेयर नहीं टिक पाएगी। यानी कि आप जब तक नीचे वाली लेयर को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, ऊपर वाली लेयर बनी नहीं पाएगी। माइंडसेट जो होता है ना, ये डायरेक्शन देता है, और जो बेस है ये आपको स्टेबिलिटी देता है, और जो डेप्थ है ये आपको विश्लेषण की क्षमता यानी एनालिटिकल क्षमता आपके अंदर डेवलप करता है। और जो एक्सप्रेशन है, यानी जब ये तीनों चीज़ें आप डेवलप कर लोगे तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, और ये जो है ना ये देती है रैंक। आप ऊपर वाली परत को नीचे वाली परत के बिना नहीं बना सकते। आप बेहतरीन आंसर राइटिंग नहीं लिख सकते अगर आपका माइंडसेट कमजोर है। आप गहराई से विश्लेषण नहीं कर सकते अगर आपका आधार कमजोर है। यही कारण है कि क्रम मायने रखता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि 90% कहाँ गलती करते हैं। जो ज़्यादातर एस्पिरेंट होते हैं वो पहले एडवांस बुक्स से शुरू करते हैं, लक्ष्मीकांत खरीद लेते हैं, स्पेक्ट्रम खरीद लेते हैं, जीसी लियोंग खरीदते हैं, वे पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, फिर वो आंसर राइटिंग पे कूद पड़ते हैं। वे टॉपर्स की कापियाँ देखते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं और कम नंबर आता है। फिर क्या होता है, फिर वो घबरा जाते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझे और किताबें चाहिए, शायद मैं यूपीएससी के लिए नहीं बना हूँ। यह है असफलता का रास्ता। अब टॉपर्स का रास्ता क्या है, माइंडसेट से शुरू करते हैं, फिर बेस पे जाते हैं, फिर डेप्थ पे जाते हैं, फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तब उनको मिलती है रैंक। अब हम माइंडसेट लेयर फर्स्ट में गोता लगाएंगे, जिसे मैं इनर कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूँ। जैसे किसी देश का संविधान उसकी पहचान तय करता है, वैसे ही आपका आंतरिक संविधान तय करता है कि आप कौन हैं। और इसके 4 एलिमेंट हैं। फर्स्ट है माइंडसेट, आप खुद को और अपनी यात्रा को कैसे देखते हो, ये डिसाइड होता है माइंडसेट। सेकेंड है स्टेबिलिटी, आप उतार चढ़ाव को कैसे संभालते हो। थर्ड है डिसिप्लिन, यानी कि आप हर दिन कैसे
अपनी प्रिपरेशन को लेके उपस्थित होते हो। फोर्थ है रेजिलियंस। माइंडसेट का फोर्थ एलिमेंट है रेजिलियंस। इसमें है आप असफलता से कैसे वापस उठते हैं। कोई भी किताब खोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या मेरा इनर कॉन्स्टिट्यूशन या आंतरिक संविधान मजबूत है? अगर नहीं तो किताब आपको नहीं बचा सकती। अब हम व्यवहारिक बात करते हैं। यहाँ 4 सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो एस्पिरेंट को होती हैं और उनके समाधान में। फर्स्ट प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। पढ़ने बैठते हो लेकिन फ़ोन बगल में रखा है, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करते हो। तो सोल्यूशन ये है कि दैनिक फोकस रिचुअल बनाया हुआ कि पढ़ाई के पहले 2 घंटे फ़ोन दूसरे कमरे में होगा, एयरप्लेन मोड में होगा और इंटरनेट बंद होगा। सेकेंड प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंसी की। एक दिन 8 घंटा पढ़ते हैं, अगले दिन 0 हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन है कि आप जो है ना नॉन नेगोशिएबल 4 आवर डिसाइड करिए कि मेरे चाहे जितने बुरे दिन हो, मन नहीं हो, कोई प्रॉब्लम हो, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। कोई बहाना नहीं, ये आपको बनाना पड़ेगा। फिर थर्ड है इमोशनल इनस्टेबिलिटी, यानी कि भावनात्मक अस्थिरता। एक टेस्ट खराब हुआ, आप हफ्ते भर उदास रहे, कोई समस्या हुई उदास हो गए। तो इसका समाधान ये है, जो कि ये समस्या सब लोग फेस करते हैं, टेंशन आता रहता है, परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो इस समस्या का सलूशन ये है कि आप जो है ना जो भी समस्या हो उसको आप नाम देके, आप चिंता में हो, आप फ्रस्ट्रेट हो, आप डरे हुए हो, जो भी चीज़ हो ना, तो आप उस चीज़ को बताएं कि मैं ये हूँ। खुद से कहें कि मैं चिंतित हूँ, मैं चिंतित महसूस कर रहा हूँ। इससे आप और भावना के बीच दूरी बनती है, तो आप जो है फिर स्टेबल फील करोगे। फिर है चौथी प्रॉब्लम है लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप जो है ना प्रेरणा पर निर्भर नहीं करते, जो आते जाते रहते हैं। इसका सोल्यूशन है कि आप 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्रेरणा जो है ना आपको शुरू कराती है, लेकिन अनुशासन आपको जिंदा रखता है। जब आप इन चारों को ठीक कर लेते हो ना, तो आपका माइंडसेट जो होता है ना मजबूत बनेगा, और ये तभी ठीक होगा जब आपका माइंडसेट मजबूत हो। तो आइए देखते हैं माइंडसेट इतना शक्तिशाली क्यों। इसके 2 कारण। पहला, ये 24/7 काम करता है। आप सोते समय नहीं पढ़ते, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका सेल्फ टॉक, आपकी इमोशनल स्टेटस कभी बंद नहीं होता है। यह तय करता है कि आप सुबह कैसे उठते हैं, असफलता को कैसे संभालते हैं, अब असफलता के बाद खुद से कैसे बात करते हैं। दूसरा है इट कैन नॉट बी आउटसोर्स। इसे आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। आप सबसे अच्छे नोट्स खरीद सकते हो, सबसे अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, सबसे अच्छे AI टूल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई आपके लिए ध्यान नहीं लगा सकता। कोई किताब आपकी भावनात्मक क्षमता नहीं बढ़ा सकती। कोई आपको खुद से ईमानदार होना नहीं सिखा सकता। ये इंटरनल वर्क है और यह सिर्फ आप ही कर सकते हो। 2 और कारण है। तीसरा, इट शेप्स योर आइडेंटिटी। ये आपकी पहचान बनाता है। 2 तरह के अभ्यर्थी होते हैं। एक कहता है सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर सकता, ये विक्टिम मेंटेलिटी है। दूसरा कहता है यह यात्रा मुझे बदल रही है, स्कल्पचर मेंटेलिटी कहते हैं, शिल्पकार मानसिकता। एक ही सिलेबस है, एक ही परीक्षा है, अलग पहचान अलग परिणाम। जो विक्टिम अपने आप को सिद्ध करेगा वो फेल होगा, जो अपने आप को स्कल्पचर मानेगा वो सक्सेस होगा। चौथा, UPSC इंटरव्यू टेस्ट माइंडसेट। इंटरव्यू में वो नहीं पूछते कि अनुच्छेद 14 क्या है, वे ऐसे सवाल पूछते हैं जो बताते हैं कि आप कौन हैं। आपके जवाब आपकी याददाश्त से नहीं, आपके करैक्टर से आते हैं। इसलिए माइंडसेट ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक नहीं है, यह आपके लिए कंपल्सरी है। अब आएंगे हम सेकेंड लेयर बेसिक। एक बार जब आपका माइंडसेट स्टेबल हो जाता है, हम लेयर 2 पे जाते हैं, बेसिक, यानी NCERT और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। क्लास 6 से 12 तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। अब ज़्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि NCERT आसान किताबें और जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, लेकिन NCERT आसान नहीं है। एक डेंस है और आपको काफ़ी स्ट्रक्चर और मौलिक
पाठ्य सामग्री प्रदान करती है। ये जो है ना यूपीएससी की भाषा है, यानी आपको यूपीएससी में किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी है वो आप एनसीईआरटी से समझ सकते हो। अगर आपकी एनसीईआरटी की नींव कमज़ोर है तो ऊपर की जो लेयर है वो टिक नहीं सकती, इसलिए जल्दी मत करो और इस एनसीईआरटी की जो बेसिक की लेयर है ना इसे मत छोड़ो। और यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं। आइए देखते हैं इसकी क्या विधि है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। वैसे हम डिटेल में और बात करेंगे जब इसका अलग अलग सेगमेंट आएगा एवरी लेयर का। यहाँ सटीक तरीका है किसी भी एनसीईआरटी को मास्टर करने का 3 रीड स्ट्रैटेजी। फर्स्ट रीड में आप जो है सर्वे करें, बस समझें यह अध्याय किस बारे में है, मुख्य खंड क्या है, विचारों का प्रवाह क्या है। कुछ याद मत करो, बस एक माइंडसेट जो है मैप बनाओ, एक माइंड मैप बनाओ। इससे 30% समझ आती है। और जब सेकेंड रीड आती है इसे कहते हैं डीप रीड, यहाँ पे 70% अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। अब गहराई में जाइए, हर कॉन्सेप्ट के लिए पूछिए क्यों, वाई। संविधान निर्माताओं ने यह क्यों शामिल किया, मानसून ऐसा क्यों व्यवहार करता है। हर कथन को सवाल में बदलिए, इससे 70% समझ आती है। यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसके पीछे प्रश्न पूछो, क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन जानने की कोशिश करो, तब जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप 70% चीज़ें समझोगे। थर्ड रीड है कनेक्शन। अब जोड़िए इस अध्याय को दूसरे विषयों से जोड़िए, इसे करेंट अफेयर से जोड़िए। उदाहरण के लिए मानसून अध्याय को कृषि से, अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन से जुड़ता है, इससे 90% समझ आती है। यानी कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसका कनेक्शन जोड़ना है, तब इससे आएगी क्लैरिटी। इस तरह टॉपर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और आपको भी वही करना है। मैं आपको एक असली उदाहरण दिखाता हूँ कि कनेक्शन कैसे दिखता है। मानसून पर अध्याय लीजिए, एक साधारण अभ्यर्थी से पढ़ता है, तथ्य याद करता है और आगे बढ़ जाता है। एक टॉपर इसे पढ़ता है, पूछता है कृषि कैसे जुड़ता है, जैसे मानसून कृषि से कैसे जुड़ता है, फिर वही कृषि जो है इकोनॉमिक को कैसे प्रभावित करती है, वही मानसून डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे जुड़ता है, क्लाइमेट चेंज से कैसे जुड़ता है, क्लाइमेट चेंज जो है इन्वायरमेंट से कैसे जुड़ता है। यूपीएससी जो टेस्ट करता है ना कनेक्शन टेस्ट करता है, वो नहीं कि आपके पास कितना फैक्ट है, आप फैक्ट को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जो आइसोलेटेड फैक्ट्स होते हैं ना डाई, वो आपके लिए किसी काम के नहीं है। जब तक आप उन फैक्ट को कनेक्ट नहीं कर पाते हो यूपीएससी के सिलेबस से, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और वही फैक्ट जीवित रहेंगे आपके लिए ज़रूरी हैं जो सिलेबस से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ी अलग मानसिकता चाहिए। जैसे हिस्ट्री, इसे आप स्टोरी की तरह पढ़ें, कॉज और इफेक्ट पर ध्यान दीजिए। सिर्फ ये नहीं कि कब हुआ था, बल्कि क्यों हुआ था और क्या बदला था। इसी तरह ज्योग्राफी एक विजुअल सब्जेक्ट है, तो आप एटलस साथ रखिए, डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए, मैप को अपने दिमाग में देखिए। इसी तरह पॉलिटी आप जब पढ़ रहे हैं तो आप फिलोसोफर बनिए, सिर्फ आर्टिकल याद मत करिए, उनके पीछे का व्हाई को समझिए। अम्बेडकर ने इस पर जोर क्यों दिया, यह कौन सी समस्या हल करता है। इस तरीके के आप जब प्रश्न पूछोगे, इस तरीके के प्रश्न पूछते हुए आपको पॉलिटी पढ़नी है। इसी तरह इकोनॉमिक्स, आप उसमें जो है रिलेशंस को समझिए, संबंधों पे सोचिए कि महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा, लोन पे क्या असर होता है। याद की गई परिभाषाएं नहीं, मानसिक मॉडल बनाइए और मानसिकता को विषय के अनुसार ढालिए। जैसे जब आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो साइंस आपको ऑनेस्टी सिखाती है, तो आपको अपनी अप्रोच में जो हमेशा ऑनेस्ट रहना है। इसी तरह ज्योग्राफी आपको रीजनेबलनेस सिखाती है, तो आपको अपनी एनालिसिस में रीजनेबलनेस होना चाहिए, किसके पीछे क्या रीज़न है। हिस्ट्री आपको बताती है कि हमें जो है अपने पास्ट से सीखना है। तो इसी तरीके से जब आप कोई एक्शन ले रहे हो तो आपको देखना है कि पहले कौन सा एक्शन लिया गया है, उस तरीके से आप पढ़िए। जो एक्शन लिया गया है उसको आप ध्यान रखिए, तभी आप जो है कोई सजेशन दे सकते हो कि नहीं इसकी जगह ये करना है। जैसे आपको मॉडर्न वैल्यू को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो कौन चीज़ें पुरानी हो गई है, कौन सी नई हो गई, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स हमें वाइज बनाती है, यानी कि आपको आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उस हिसाब से चीज़ें रिसोर्सेज जो है एलोकेट करने हैं। तो आपको जो है थोड़े बहुत
समझौते करने पड़ेंगे। तो इसमें आप जो है ना पारंगत होने चाहिए। इसी तरह सोशियोलॉजी जो है हमें एम्पैथेटिक बनाती है। तो आप जब कोई पॉलिसी लागू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उनकी समस्याएं, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर आप सोशियोलॉजी से सीख सकते हो। और जब इन्वायरमेंट क्या सिखाता है कि आपको एक होलिस्टिक विजन होना चाहिए। तो जब आप इन्वायरमेंट पढ़ें तो उस विजन को ध्यान में रखें और ये सब चीज़ें आपस में एक साथ जुड़ी हुई है। और जब आप कोई काम करें तो उसमें इनोवेटिव होना चाहिए ताकि कम खर्च में, कम पैसे में और कम टाइम में वो जो है कोई काम हो जाए।